दोस्तों, बचपन से हम नाना नानी, दादा दादी और अन्य कई रिश्तेदारों से भूत की कहानियां या डरावनी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन आज की इस व्यस्त जीवन में इतनी फुर्सत कहाँ कि आप 2 वक्त बैठकर किसी से कहानी सुन सके। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, आप उन डरावनी कहानियों का लुत्फ फिर से उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुवर्णरेखा नदी के किनारे महोबा नामक एक छोटा गांव है। इस गांव में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन एक पूर्ण गांव के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर है। प्रकृति मानो विशाल खाद्य भंडार के साथ यहाँ विराजमान है। जगजीवन गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, इसीलिए वो इस गांव के कर्ता धर्ता व जमींदार हो गए हैं। उनका बहुत बड़ा मछली का व्यापार है। शहर के बड़े बड़े मछली व्यापारियों के साथ उनका लेन देन चलता है। गांव के बहुत से लोग उनके इस कारोबार में काम करते हैं, इसलिए एक प्रकार वो यहाँ गांव वालों के लिए अन्नदाता है। स्वभाव चरित्र से भी वो एक अच्छे आदमी है। शकील मांझी की तरह और भी बहुत सारे मांझी उनके लिए काम करते हैं। इनका काम है गांव से नदी के द्वारा शहर में मछली ले जाना। स्थल मार्ग की तुलना में नदी के द्वारा माल परिवहन करने का 2 कारण है। पहला, स्थल मार्ग के द्वारा माल भेजने का खर्चा ज्यादा है और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन गर्मी में जब सुवर्ण रेखा की जलधारा कम हो जाती है, तब स्थल मार्ग का सहारा लिया जाता है। जगजीवन अपने गांव वालों के लिए प्रजावत्सल है। गरीब लोगों के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है। सभी की सहायता के लिए वो हमेशा चले आते हैं और समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय किसी कारण से वो हमेशा बीमार रहते हैं। शायद इसीलिए उनके चरित्र में कुछ बदलाव देखा गया है। अब लोगों के साथ ज्यादा मिलते जुलते नहीं, ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अपने कारोबार पर भी उन्हें अब ज्यादा ध्यान नहीं है। इतने अच्छे आदमी के अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों आया? यही प्रश्न सभी गांव वालों के अंदर है। जगजीवन ठाकुर का लड़का महेश अब तक शहर में रहकर पढ़ाई करता था। पिछले साल ही वह अपनी पढ़ाई को खत्म करके गांव लौट आया है। लेकिन महेश अपने पिता की तरह नहीं है। स्वभाव तथा चरित्र से वह अपने पिता से पूरी तरह उलट है। शराब व नारी के लिए वह पागल है। इसी बीच उसने गांव में अपने जैसे कई और मनचले लड़कों का जुगाड़ भी कर लिया है। अब अपने पिता के बीमारी के चलते कारोबार की पूरी जिम्मेदारी जब उसके पास आए तो उसे मानो पूरा साम्राज्य मिल गया। एक एक कर उसके सभी गलत कामों की सूची सिर चढ़कर बोलने लगा। धीरे धीरे महेश और उसके दोस्त गांव की लड़की और महिलाओं के सरदर्द का कारण बन गए। गहरा अंधेरा छप छप की आवाज करते हुए धीरे धीरे शकील मांझी का नाव आगे बढ़ रहा है। मांझी नाव के एक तरफ बैठा है और ठीक उसके दूसरे तरफ उसका लड़का बैठकर पतवार चला रहा है। नदी के बाएं तरफ घना जंगल है। वहां से कुछ रात जागने वाले पंछी आवाज करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं। अंधेरे में इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दानवों का समूह खड़ा है। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, डरो मत, हमें ये काम करना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे ठाकुर साहब अब पहले के जैसे नहीं रहे, अब बदल गए हैं, वरना ऐसा कभी नहीं करते। अपने लड़के का कांड लोगों के सामने ना आए, इसके लिए साहब अब कुछ भी कर सकते हैं। अब्बा, उस दिन क्या हुआ था? अभी यह सब नहीं बता सकता, तू जल्दी हाथ चला। नहीं अब्बा, क्या हुआ था बताए। इसके बाद शकील मांझी ने अपने लड़के को जो घटना बताई वह कुछ इस प्रकार थी। पिछले दिन जब बारिश हल्की आंधी रुकी, उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। जमींदार साहब के गुणवान लड़के को शराब पीने की नशा जागी। अपने पिता के कारण वह घर में शराब लाकर नहीं रख सकता, इसीलिए चुपचाप घर से निकल अपने एक दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। 1 घंटे के बाद महेश और उसके 4 दोस्त शराब के नशे में झूमते हुए जमींदार के घर की तरफ ही लौट रहे थे। महेश ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसीलिए उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आ रहे थे। इसी तरह नशे में झूमते हुए वो सभी मंदिर के सामने वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। रात गहरे अंधेरा वाला है, इसीलिए सभी के हाथों में एक टॉर्च था। हालांकि उन सभी के टॉर्च की रोशनी से रास्ता चलने लायक नहीं था, क्योंकि नशे में वो सही से रास्ते पर टॉर्च नहीं दिखा रहे थे। उस रात को बारिश से बचने के लिए भानु पागल मंदिर के चौखट पर ही सो रहा था। इतनी रात को महेश और उसके दोस्तों को रास्ते से आते देख उसके दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आ गई।
उन सभी को डराने के लिए वह मंदिर के चौखट से सीधे रास्ते पर उनके सामने कूद पड़ा। पहले वो सभी ये देख डर से इधर उधर गिर पड़े। भानु पागल ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ और रास्ते पर खड़े होकर लगातार हंसता रहा। इसके बाद सभी नशेड़ी थोड़ा संभल कर जब सामने टॉर्च जलाया तो देखा भानु पागल खिलखिलाते हुए हंस रहा है। ये देख उनके मन का डर खत्म हो गया और उसके जगह एक तीव्र गुस्से व बदले की भावना ने अपना जगह बना लिया। वो सभी उस पागल को पकड़कर मारने लगे, लेकिन भानु पागल की हंसी नहीं रुकी। अब महेश झपट कर मारते हुए पागल के सीने पर बैठ उसके गले को जोर से दबाया। बाकी सभी पागल के छटपटाते हाथ पैर को पकड़े रखा। कुछ ही समय में भानु पागल के हंसने की आवाज बंद हो गई। धीरे धीरे उसका छटपटाता शरीर शांत हो गया। नशे में महेश और उसके दोस्तों ने भानु पागल की हत्या कर डाली। शकील मांझी का लड़का बोला, वो सभी कितने हरामी हैं, केवल इतनी सी बात के लिए एक आदमी को मार डाला। चुप कर बेटा, चुप कर, ऐसी बातें नहीं कहते, वो सभी हमारे अन्नदाता हैं। गांव के लोगों के बीच अगर यह बात फैल जाती तो वह महेश को हत्या के लिए प्रश्न पूछते। जगजीवन पिता होकर अपने लड़के को क्या सजा देंगे, लेकिन अगर वह भी चुप रहे तो गांव वालों के सामने अपना सम्मान खो सकते हैं। इसीलिए बेटे के स्नेह में अंधा पिता अपने लड़के को बचाने के लिए चुपचाप भानु पागल की लाश को कहीं ठिकाने लगाने का निर्णय लिया। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए गांव के पास वाले शमशान में दाह संस्कार करने पर लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। इसीलिए बहुत कुछ सोचकर जगजीवन ने एक रास्ता निकाला। अपने सबसे भरोसेमंद शकील मांझी को बुलाया, वह उसे पूरी घटना बताकर इस लाश के दाह संस्कार का जिम्मा उसे दिया। अमावस्या की रात को सभी से छुपकर चुपचाप शकील मांझी व उसका लड़का भानु पागल के शरीर को लेकर जल मार्ग से चल पड़े। उनका गंतव्य 5 मील दूर नदी के किनारे एक सुनसान शमशान है। वहीं पर इस लाश का दाह संस्कार करेंगे। हालांकि यह काम करने के लिए मांझी पहले राजी नहीं था, लेकिन बहुत सारे पैसों का लालच दिखाने पर वह अंत में तैयार हो गया। अंधेरे की वजह से नदी का पानी भी काला दिख रहा है। शकील मांझी और उसका लड़का नाव चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाव आकार में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन इस नाव के बीच लकड़ी व बांस के फट्टे से बना विश्राम टांका घर काफी बड़ा है और दोनों तरफ मखमल के कपड़े से ढका हुआ है। कभी कभी शकील मांझी के इस नाव से जमींदार साहब नदी में घूमने जाते थे, इसीलिए वह हमेशा नाव पर बने इस घर को सजाकर रखता है। लेकिन उसे कभी ऐसा काम भी करना होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसके नाव पर बने घर में कोई जीवित मनुष्य नहीं है, बल्कि वहां आज भानु पागल का लाश रखा हुआ है। लाश में अब धीरे धीरे सड़न आने लगी है। उसके दुर्गंध से उन दोनों का नाक जल रहा है। मांझी और लड़के दोनों ने ही नाक पर गमछा लगाया। अभी उन्हें काफी दूर जाना है। इस नदी के हर एक कोने से वो भली भांति परिचित है, इसीलिए अंधेरे में उन्हें नाव चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसी वक्त नदी के बाएं तरफ जंगल के ऊपर कुछ आग जैसा रोशनी जलकर बुझ गया। इस अंधेरे में उस रोशनी को उन दोनों ने देखा। मांझी का लड़का तुतला कर बोला, अब्बा ओ अब्बा, वो क्या था? इधर उधर मत देख, नाव चलाता रह। शकील मांझी ने उसके डर को भगाने की कोशिश करना चाहा, लड़के को चुप करा दिया, लेकिन उस रोशनी को उसने भी देखा था, इसीलिए मन ही मन वह कुरान शरीफ पढ़ने लगा। आज आसमान वह चारों तरफ शांत है। शायद आज फिर आंधी बारिश आने की संभावना है। आसमान शांत है, शायद बारिश आएगी, इसीलिए इधर उधर ज्यादा मत देख, इससे और देर हो जाएगी। ये सब बोलकर मांझी अपने लड़के के मन को शांत करना चाहा। इसी बीच ना जाने कहां से एक जोरदार हवा आई। लालटेन की आग तुरंत ही बुझ गई। इसी बीच वह हवा टांका घर के एक तरफ के पर्दे उड़ाकर उसके अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन अद्भुत तरीके से वह हवा दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। अभी कहीं भी थोड़ी तेज हवा नहीं है। इसी बीच मांझी ने फिर लालटेन को जलाया। कुछ मिनट पहले के अद्भुत दृश्य को देख दोनों ही शांत हो गए थे। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे। मांझी का लड़का किसी मशीन की तरह पतवार चला रहा है और मांझी आंख बंद कर मन ही मन कुरान पढ़ रहा है। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नाव पहले से थोड़ा भारी हो गया है
और पानी में कुछ ज्यादा ही डूबा लग रहा है। नदी का पानी नाव के अंदर छलककर गिरने लगा। ऐसा लग रहा है कि नाव के ऊपर बहुत भारी कुछ अचानक ही चढ़ आया है। मांझी का लड़का कांपते पर हुए बोला, अब्बा ऐसा क्यों हो रहा है? शकील मांझी के चेहरे पर भी डर की रेखा साफ थी। मुझे नहीं पता। या अल्लाह, अल्लाह का नाम ले। इसी वक्त टांका घर के अंदर से एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत तेज नहीं, कोई धीरे धीरे हंस रहा है। ये अंधेरी रात को नदी के ऊपर तैरते नाव में दो मनुष्य और एक लाश, लेकिन अचानक नाव पर बने घर में कौन है जो हंस रहा है?